फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है वो सॉल्यूशंस यानी कि विलियन। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पीपीएम में सांद्रता यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। आज हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो देखिए ये क्या है, बिलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, एक निश्चित आयतन में ये वो गुण होते हैं बिलियन के, ये वो गुण होते हैं बिलियन के जो निश्चित आयतन में जो है ये बिले के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? ये बिले के कणों की संख्या पर। बिले के कणों की संख्या पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ये जो है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि बिले के कणों की संख्या पर क्या होते हैं? ये डिपेंड होते हैं। ये जो हमारी जो थ्योरी है विलियन के अणुसंख्यक जो गुणधर्म है, ये विलियन के वो गुण जो किसी निश्चित आयतन पर बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निश्चित आयतन पर या भार पर। ठीक, और आप बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बिले के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। बिले के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। अब बिले के मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं बिले का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? बिले के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या। बिले का मोल प्रभाज, यही हुआ ना मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। ठीक, ये होता है। तो अणुसंख्या गुणधर्म कुछ नहीं है। अणुसंख्या गुणधर्म ये है कि एक निश्चित यानी कि बिलियन का वो गुण है जो एक निश्चित आयतन या भार पर जो है बिलियन में उपस्थित बिले के मोलों की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, या फिर बिले के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये दो चीज़ों का मतलब एक ही है। अगर बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा तो ये, या फिर मोल प्रभाज, बिले के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। किसके मोल प्रभाज पे? बिले के। ये बात ये एक ही है। ठीक, तो इन्हीं क्या बोलते हैं हम? ये बिले का मोल प्रभाज है, यानी कि सोल्यूट का। बात यही है कि जो बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो ये बिलियन के वे गुण होते हैं जो किसी निश्चित आयतन या भार पे बिलियन में उपस्थित बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या फिर बिले के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। उसे क्या करते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म। समझ में आया? ठीक, ये चीजें एक ही हैं। अच्छा, ये क्या है कि जो बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म है ये किन चीजों पर डिपेंड नहीं करते हैं? ठीक, किन चीजों पर डिपेंड नहीं करते हैं? जो बिले के कणों की संख्या है, जो बिले के कणों की संख्या है, ठीक, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, क्या, जैसे मान लेते हैं ये कण है, जो बिले के कणों की संख्या है, ऐसे समझने के लिए रफली मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक, तो जो कणों की संख्या है उनकी संरचना यानी कि जो है किस पे डिपेंड नहीं करता हमारा बिलियन अणु संख्या गुणधर्म। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड नहीं करता है? ये तीन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। किन चीज़ों पे? तीन चीज़ों पे। एक तो संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, दूसरा जो है आपका कंपोजिशन यानी कि संगठन, तीसरा जो है आवेश यानी कि चार्ज। आवेश यानी कि चार्ज।
अणुसंख्यक गुणधर्म जो है कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनके संरचना, संगठन तथा आवेश पर। एक किस पे निर्भर नहीं करता है, ये कणों की संरचना संगठन कंपोजिशन और आवेश। जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो जो है इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इन चीजों पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक। और जो है अणुसंख्या गुणधर्म है क्या? ये विलयन के वे गुण होते हैं जो किसी निश्चित आयतन या फिर भार में विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या फिर विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। उन्हें जो है विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, यानी कि जो है उसे जो है अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये किस पे डिपेंड नहीं करते? ये कणों की संरचना, संगठन और आवेश पे निर्भर नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं करते। जो कण हैं विलय के, मान लीजिए जो कण हैं, तो इनकी संरचना और कंपोजिशन और आवेश पे निर्भर नहीं करते हैं। संरचना का मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये किस शेप के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, ऐसे हैं, यानी कि जो उनकी स्ट्रक्चर है ये उन पे डिपेंड नहीं करता। और कंपोजिशन मतलब वो किस चीज़ों से मिलकर बने हैं, ये उन पे डिपेंड नहीं करता है, किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। और आवेश आप जानते ही हैं, किसी भी पार्टिकल में दो ही आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेश दो ही होते हैं ना, एक तो होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। तो इन पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है कि उस पर माइनस चार्ज है, धन आयन और ऋण आयन, केटायन आयन, एनायन। तो अणुसंख्या गुणधर्म जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी कणों की संरचना, संगठन और आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। वो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब की जो हेडिंग है वो है विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म, ये जो अभी हम लोगों ने समझा। अब आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब लिखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टार्ट कीजिए लिखना, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। तो चलिए लिखिए, विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, हो गया? एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। विलयन के वे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे जो है अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, ठीक। लाइन चेंज करके लिखो, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म
कणों की संरचना, कणों की संरचना, संगठन, कणों की संरचना, संगठन, अवयव इत्यादि पर निर्भर नहीं करते हैं। अवयव इत्यादि पर निर्भर नहीं करते हैं। अवयव इत्यादि पर निर्भर नहीं करते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, खैर आप लोग पहले हिंदी वाले लिख लें। वाष्प दाब में अवनमन, कॉमा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, कॉमा, हिमांक में अवनमन, कॉमा, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तथा परासरण दाब, तथा परासरण दाब, तथा परासरण दाब विलयन के, तथा परासरण दाब विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण हैं। परासरण दाब विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है, अणुसंख्यक गुणधर्म के उदाहरण है। ठीक, यानी कि जो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिखवाया था वही क्या है, वही आपके एग्जाम्पल्स हैं। किनके? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, वही एग्जाम्पल्स है ना, वही अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या है, उदाहरण है। इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया ताकि आप लोग याद कर लेंगे। जब मैं आगे उन वर्ड्स का यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक, वाष्प दाब में अवनमन को बोलते हैं इंग्लिश में लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक के अवनमन को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। परासरण तथा परासरण दाब क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस एंड ओस्मोमेट्रिक प्रेशर में लिखवा रखा है, तो वही चीजें हैं। तो ये हुई आपका, ये हुआ आपका विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगली हेडिंग डालिए, परासरण, वाष्प दाब में अवनमन। अब जो हम इनके उदाहरण लिखवाए हैं, हम इन एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अवनमन हेडिंग है। वाष्प दाब में अवनमन, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो सिलेबस है, जो एग्जाम में आने हैं वही पूरा सिलेबस के हिसाब से चला पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि मैं बेसिक चीज़ें ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आप सभी को आ रही हैं, क्योंकि आप क्लास 12th में एग्जाम्स होने वाले हैं। इस वजह से इसको थोड़ा आधा पोर्शन इसका जो है वेट करके लाओ। अच्छा, अब जो है पढ़ना है हमें वाष्प दाब में अवनमन। हेडिंग क्या है? वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी कि लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर। ठीक, यहाँ पे आप
ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन, ये हेडिंग है। और आपको मालूम है कि वाष्प दाब में अवनमन जो है किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी और संख्यक गुणधर्म का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये चीज़ें आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कैसे जो है ठोस द्रव में बदलता है और द्रव कैसे जो है गैस फॉर्म में बदलता है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, हाउ टू चेंज सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इन गैसियस फॉर्म। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में और फिर पढ़ते चले आए हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं उनका जिक्र होता रहा है। तो हम बात करते हैं वाष्प दाब क्या है, फिर वाष्प दाब के बारे में जानेंगे, फिर अवनमन के बारे में जानेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। इसके लिए थोड़ा हमें और अच्छे से चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। और अच्छा, आपने वाष्प के बारे में सुना ही है, वेपर के बारे में। वाष्प आप जानते हैं ना, वाष्प मतलब वाष्प आप क्या समझते हैं, जो आप जानते होंगे, जैसे कि पानी का भाप बन के उड़ जाना, समझते हैं ना, ऐसे पानी है क्या, ऐसे वाष्प होता नहीं। आपने जिस तरीके से अपने अपने लाइफ में देखा होगा वाष्प, वही वाष्प की हम बात करते हैं, ठीक वही वाष्प है। हालांकि आइए हम समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर कि वाष्प क्या एक्चुअली पे, वाष्प कैसे बनता है, वेपर कैसे होता है ना, वेपर कैसे जनरेट होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे वाष्प दाब समझाने के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का से। अब मान लीजिए कि ये आपका वाटर है, ठीक। चलिए आप इसको मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, किसी टेम्परेचर दे रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि हम जानते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। सबस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मोशन ऑलवेज। किसी पदार्थ के, पदार्थ मतलब क्या, ठोस द्रव गैस, ये सब क्या पदार्थ ही तो हैं। तो आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो उनके कण होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल। छोटे छोटे कणों से कोई चीज़ मिलकर बनी होती है, दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो हम जानते हैं जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो सबस्टेंस ऑफ पार्टिकल होते हैं इन मोशन ऑलवेज, क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं। तो वो गतिशील होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए अब ये पार्टिकल तो हैं, ये वाटर है, वाटर के इसमें मॉलिक्यूल्स जो कण है वो क्या है, वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, यानी चलिए मान लीजिए एक कण में थोड़ा बड़े में बनाकर दिखा रहा हूं, जो एक कण होता है वो दूसरे कण से बंधा हुआ होता है। क्या होता है, बंधा हुआ होता है। किस कारण, उनके दोनों के बीच में होता है आकर्षण बल। आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मैं लिख दिया, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो दो जो कण आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, चिपके होते हैं, ऐसे समझिए, तो उनके बीच में आकर्षण बल होता है। क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पदार्थ मतलब मैंने बताया, द्रव हो चाहे ठोस हो, सब हमारे पदार्थ में आते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा पानी है, इसके जो कण है वो क्या है, गतिशील है, यानी कि गति, मोशन में है। अब आप जो है इनको
टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप यहाँ पे इनको टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो क्या होंगे जो इस बर्तन की जो सतह पे जो कण है पानी की, ये फिर इसके बाद ये, फिर ये जो कण है, जब आप इनको टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे कि ये जैसे ही ऊष्मा पाएंगे यानी कि जो है ऊर्जा पाएंगे, जैसे ही तापमान पाएंगे, टेम्परेचर पाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा गतिशील हो जाएंगे, इनमें जो है ऊर्जा जो है ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या होंगे, इस सतह को छोड़कर, नीचे वाली बॉटम सतह को छोड़कर कहाँ चले आएंगे, ऊपर चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे, ऊपर चले आएंगे। और जो फिर इसके जो ये वाले करते फिर वो नीचे पहुँच जाएंगे, फिर वो गतिज ऊर्जा पा के ऊपर चले जाएंगे। यानी कि क्या है कि जैसे जैसे इन कणों के बीच में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये देखिए, ये क्या द्रव है, पानी क्या हमारा एक द्रव है, द्रव है पानी, क्या हमारा एक द्रव। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा कि ऐसे एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर एक ऐसा तापमान आएगा कि जब इन पानी के कणों के जो बीच की जो ऊर्जा है उनमें जो है, जो सतह पे है, इस सतह पे जो गति, जो इस सतह पे कण है पानी के, उनके अंदर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक निश्चित तापमान पर उनके अंदर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे कि जो दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल था, जो बंधे थे ना एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण, जैसे उनके अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस आकर्षण बल को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, और तोड़कर वो स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि आज़ाद हो जाएंगे और वो गति में हो जाएंगे। और एक निश्चित तापमान पर वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतह पर, यानी कि द्रव की सतह पर वो क्या डालेंगे, एक दाब, एक क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। और यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, वाष्प के रूप में क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में जो है चले जाएंगे, यहाँ से वाष्प के रूप में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, वाष्प के रूप में यहाँ से वो निकल जाएंगे। अब देखिए जैसे ही वाष्प के रूप में यहाँ से निकलेंगे तो क्या है कि वो द्रव की सतह पे क्या करते हैं, दाब डालते हैं, दाब डालेंगे भाई, गतिज ऊर्जा है मिली, ज़्यादा गतिज ऊर्जा है, एक दूसरे से वो फ्री भी हो गए, स्वतंत्र भी हो गए। अब वो क्या करेंगे कि द्रव की सतह को छोड़ेंगे एक निश्चित तापमान पर। जैसे ही छोड़ेंगे, जब वो छोड़ते हैं ना, जब ये छोड़ते हैं भाप बन के, तो क्या करते हैं, जो पानी की सतह है उसमें क्या करते हैं, वो दाब डालते हैं, क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो जो प्रेशर डालते हैं, यानी कि किसी द्रव की जो साम्य अवस्था पर उसकी सतह पर जो दाब पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक, और वाष्प दाब कैसा वाष्प दाब, ये जो वाष्प बन के निकल रही है, ये वाष्प बन के जो निकल रही है, इसके वजह से ये क्या है कि पानी की, यानी कि द्रव की सतह पर, यानी कि पानी की सतह पर क्या डाल रहा है, दाब, क्या डाल रहा है, दाब पड़ रहा है, यानी कि प्रेशर पड़ रहा है। और ये वाष्प क्या है, बाहर जा रही है, क्या है, जब वाष्प बाहर जा रही है, जब वाष्प बाहर जा रही है तो क्या क्या डाल रही है, वो दाब डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, कहाँ पे डाल रही है, द्रव की सतह पर। द्रव को यहाँ पे हमने पानी लिया है और द्रव कुछ भी हो सकता है, जब भी द्रव की सतह पर क्या पड़ रही है, दाब डाल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। यानी कि वाष्प के कारण जो दाब पड़ता है द्रव की सतह पर उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ये चीज़ आप लोग मोटा मोटा समझ गए, समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें होती हैं। हालांकि सब पिछली कक्षाओं में था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास किया है कि वाष्प दाब में उन्मूलन क्या होता है, यानी कि वाष्प किसी द्रव में साम्य अवस्था पर, वही एक जैसे कि टेम्परेचर क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, निश्चित टेम्परेचर पर क्या हो, द्रव की सतह पर जो दाब डाले, ये द्रव की सतह है और इस पर जो वाष्प की वजह से क्या पड़ रहा है, दाब पड़, द्रव की सतह पर जो दाब डाले वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब, वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ में आया। जरूरी नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम जब किसी द्रव को टेम्परेचर देंगे तो तभी होगा। देखिए टेम्परेचर तो हमको चाहिए ही चाहिए, वाष्प दाब के लिए टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, वाष्प के लिए टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, वाष्प के लिए। अब चाहे आप
नेचुरली देखे, प्राकृतिक देखे। अब आप सोच रहे होंगे कि गीले कपड़े होते हैं, कपड़े हमारे जो है गीले होते हैं, तो उन्हें तो हम ताप नहीं देते हैं ना सूखने के लिए। कपड़े जो हमारे क्या होते हैं, कपड़े हम उन्हें भिगोकर डाल देते हैं, कपड़े भिगोकर डाल, और क्या होते हैं, सूख जाते हैं। हम कपड़े क्या करते हैं, भिगोकर जब डाल देते हैं तो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो क्यों, क्या उनको क्वथनांक की जरूरत है, बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है, यानी कि द्रव से उन्हें गैस में बदलने के लिए जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन यही है कि उन्हें जो है सनलाइट से क्या मिलता है, तापमान मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, किसी तरीके से उनको ताप मिलता है। तो क्या होते हैं जो उनके, भाई मैंने बताया ना, आप जो कपड़े में वाटर है, कपड़े में वाटर है, और वाटर में जो उनका जो सतह है, जो सतह आएगी, जो सतह पे जो वाटर के कण होंगे उनमें क्या होगी, थोड़ा गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और वो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, वो आकर्षण बल को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे आकर्षण बल को तोड़ते हैं और जैसे उन पर थोड़ा तापमान, एक निश्चित तापमान पर क्या करते हैं, वो कपड़े से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि आप हवा में भी सूख जाते हैं कपड़े। तो ये सब प्रोसेस है, सब पिछली कक्षाओं में है। खैर ये था मेरा वाष्प दाब का समझाना। तो वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब आपने क्या देखा कि वाष्प, जो वाष्प होती है वो किसी भी साम्य अवस्था पर क्या करती है, वो द्रव की सतह पर जो दाब डालती है वो क्या कहलाती है, वाष्प दाब। और वाष्प कैसे बनती है वो आपको मैंने समझाया, ठीक, हल्का जो मैंने समझा दिया। हालांकि आपको ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में वाष्प पूछेगा, वो वाष्प दाब में उन्होंने पूछ लिया, वाष्प दाब पूछ सकता। तो मैं आपको एक इमेज क्रिएट किया हूँ कि कैसे तरीके से जो है हम वाष्प दाब के बारे में जानें, ताकि जो आपको थोड़ा रटना कम पड़े। हालांकि अभी मैं लिखवाऊंगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो ये वाष्प दाब समझ गए होंगे, या अभी मैं जब अभी और छोटी कक्षाओं में जब स्टार्ट करूँगा तो ये चीज़ें मैं वहाँ पढ़ाऊँ क्लास 9th पे, अगर आपको समझना रहेगा तो आप वहाँ समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। वाष्प दाब क्या है कि किसी भी द्रव की जो है साम्य अवस्था पर उसकी सतह पर जो दाब पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। किसकी वजह से पड़ेगा वो भाई, वाष्प, क्योंकि जब भी वाष्प निकलती है तो क्या होती है, वो सतह पर पड़ती है, दाब डालती है। और कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैंने बता दिया। ठीक, अब लिखिए वाष्प दाब में अवनमन में लिखिए, चलिए, किसी द्रव की वाष्प साम्य अवस्था में, किसी द्रव की वाष्प साम्य अवस्था में, किसी द्रव की वाष्प साम्य अवस्था में उसकी सतह पर जो दाब डालती है, उसकी सतह पर जो दाब डालती है उसे वाष्प दाब कहते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव की वाष्प साम्य अवस्था में, किसी द्रव की वाष्प साम्य अवस्था में उसकी सतह पर जो दाब डालती है, उसकी सतह पर जो दाब डालती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। उसकी सतह का मतलब क्या है, यहाँ पे जो द्रव की सतह पर दाब डालती है, कौन दाब डालती है, वाष्प। कैसे डालती है, जब वो यहाँ से निकलती है, उसके बाद ज़्यादा गतिज ऊर्जा हो गई, आकर्षण बल को तोड़ के वो फ्री हो गई, क्या करेगी, वो निकल जाएगी। ध्यान देना, अगर ये वाष्प दाब, अगर वाष्प दाब जो धीरे धीरे निकल रही है, यानी कि कम कम निकल रही है, तो दाब भी क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। वाष्प के द्रव पे दाब क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। यानी जो द्रव है उसकी सतह पर जो है जो दाब पड़ेगा कम पड़ेगा। कब, जब वाष्प क्या होगी, कम कम निकलेगी, यानी कि धीरे धीरे निकलेगी। और जब यही वाष्प फास्ट, बहुत तेज निकलेगी, थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलेगी, तो जितनी जल्दी निकलेगी तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, सतह पर दाब पड़ेगा। जितनी जल्दी निकलेगी फास्ट, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सतह पे क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा। तो लिखिए, वाष्पन की दर बढ़ने से, वाष्पन की दर बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्पन की दर बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्पन की दर बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई।
अब इसी में भी अभी हम देखो, अभी हम लोगों ने वाष्प दाब समझा है, अभी हम वाष्प दाब में अवनमन तक अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक, अभी हम चीज़ों को थोड़ी थोड़ी समझ समझ के चलेंगे, फाइनल हम पहुंचेंगे वाष्प दाब में अवनमन में। ठीक, अभी हमने क्या समझा, वाष्प दाब, कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। चलिए अब देखिए, डस्टर है मेरे पास। एक्चुअली हम डस्टर में सफ़ा से एकदम सफ़ा नहीं होता है, यहाँ पे वाइट बोर्ड में ब्लैक सा स्पॉट पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कपड़े में पानी लगा कर रखता हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा आपको प्रोफेशनली कम लग रहा होगा। कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए, किसी आप शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में, अब शुद्ध विलायक है, देखो पहले समझो, प्योर सॉल्वेंट। ठीक, शुद्ध विलायक कहने का मतलब ये है, शुद्ध विलायक, विलायक क्या होते हैं आप लोग अच्छे से मालूम है। मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, मैं यहाँ पे अभी शुद्ध विलायक के रूप में ले रहा हूँ वाटर, यानी कि जल, अभी इसमें कुछ मिला नहीं है। ठीक, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि जो ये शुद्ध विलायक है, इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अभी विलेय पदार्थ यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिला है, इस हिसाब से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा वाष्प दाब। लेकिन हम इसमें कुछ, पानी में हम कुछ अवाष्पशील द्रव पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अच्छा, मिलाने का मतलब है, अभी क्या है, जब केवल विलायक है, जब केवल पानी है, तो इसका जो है वाष्प दाब, वाष्प है वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि शुद्ध है। और जैसे ही आप इसमें जो है ज़्यादा होगा, और जैसे ही आप इसमें जो है क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, नॉन वेलेटाइल सोलूट्स, नॉन वेलेटाइल सोलूट्स, नॉन वेलेटाइल सोलूट, जब इसमें जो है आप मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील, वाष्पशील नहीं है, क्या अवाष्पशील है, यानी कि आपने क्या मिला दिया इसमें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। यानी कि अब जो आपने, चलिए मैं समझा देता हूं, मान लीजिए आपने इसमें थोड़ा सा क्या मिला दी, चीनी, क्या मिला दिया आपने यहाँ पे, चीनी मिला दिया। मैं आपको, हालांकि कई एग्जाम्पल हैं इसके अवाष्पशील के, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो है आप इसे आसानी से जानते हैं और समझ चुके हैं, तो ये चीज़ आपके कंसेप्ट थोड़ा अंदर दिमाग में फीड हो जाए, ज़रूरी नहीं है। अब हमने इसमें क्या मिला दिया, चीनी, यानी कि विलेय पदार्थ मिला दिया। जब विलायक और विलेय मिल जाएगा आपस में, तो क्या बना देगा, विलयन, तो विलयन बना देगा, यही ना। तो अब जो विलयन बना, अब क्या बन गया, अब विलयन बन गया। ये क्या बन गया आपका, विलयन बन गया, विलयन यानी कि सॉल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब मैंने एक ऐसा
समझाने के लिए लिया है, चीनी मान लीजिए, जो कोई भी हो सकता है, ताकि आपको मैं कंसेप्ट समझा पाऊँ। यही होगा ऐसा नहीं है, और भी एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको एक, चाहे आप सही समझे चाहे गलत, मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए ये परिभाषा अच्छे से। यहाँ पे मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में मैंने क्या ले लिया, चीनी। यहाँ पे शुद्ध विलायक आपका क्या है, वाटर। तो जब केवल वाटर था, यानी कि जब केवल शुद्ध विलायक था, तो उसका जो वाष्प था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था, बहुत फास्ट निकल रहा था, उस पर वाष्प जो है बहुत जल्दी जल्दी बन रही थी, और सतह पे दाब भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। लेकिन जैसे हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स जब क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, जब मिला दिए, तो आपको मालूम है विलेय और विलायक से ही क्या बन जाता है, विलयन। तो क्या बन के तैयार हो गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया, यानी क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन का जो प्राप्त होगा वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प प्राप्त होगा, जो विलयन का वाष्प प्राप्त होगा, वो क्या होगा, जो इसमें वाष्प कम निकलेगी। भाई देखे, ये शुद्ध था, लिक्विडिटी ज़्यादा थी, मतलब कि तरल था पूरा। अब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए, तो क्या हो गया कि जो है ये हल्का गाढ़ापन या अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध में क्या है कि जो ये वाष्प है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो है वाष्प क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, वाष्प क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ही सोचिए कि जो शुद्ध था उसमें वाष्प ज़्यादा होगी, जो अशुद्ध है उसमें ज़्यादा होगी। जो शुद्ध है, जो प्योर है, उसमें ज़्यादा होगी वाष्प, और जो अशुद्ध है उसमें वाष्प क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन शुद्ध विलायक में आपने क्या किया कि इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स मिला दिया, और जो विलयन बना उसका वाष्प क्या है, विलायक के वाष्प से कम है कि नहीं है। ये चीज़ें 5 सेकंड आप अपने माइंड में सोच लीजिए, इस फिगर को थोड़ा उतार लीजिए, ताकि फिर मैं अब आगे बताऊं, ताकि आपका दिमाग एकदम, अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो मैं हट जा रहा हूं साइड पे, तो आप इसको बना लें। फिर अभी रुक जाइए, एक बार समझ लीजिए, फिर जो है ऐसे समझ लीजिए माइंड में, बाद में बनाएगा जब मैं लिखा दूंगा। ये समझने के लिए, ये फिगर आपको मैं केवल समझा रहा हूँ, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, कहीं कोई फिगर वाली बात नहीं है, ये केवल मैं समझा रहा हूँ। ठीक, या आप बाद में अपने समझने के लिए रफ वर्क में या नीचे नोट्स में लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर शुद्ध विलायक में वाष्प दाब ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। बताया ना कि वाष्प दाब जो है ज़्यादा होगा तभी तो वाष्प दाब बनता है, वाष्प से क्या बनता है, वाष्प दाब बनता है। यानी अगर शुद्ध विलायक का वाष्प ज़्यादा है तो यहाँ पे वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा आपका, वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो गया आपका। अगर विलयन में वाष्प कम है, यानी कि वाष्प जो क्या है, कम निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो द्रव है जो सतह पे है वहाँ पे दाब भी क्या डालेगी, कम डालेगी, वाष्प दाब कम डालेगी। किसके अपेक्षा, आप विलायक की अपेक्षा तुलना करेंगे, विलायक की अपेक्षा तुलना करें। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक, आगे चले। यानी कि जो है जब शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल यानी कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम डिसॉल्व कर देते हैं। जो हम सॉल्यूशंस प्राप्त करते हैं उसका जो है वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है कंपेयर देन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके कंपेयर में जो है जो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, लो होता है, यानी कि कम होता है। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा,
बिलियन का वाष्प दाब, ये बिलियन है ना, चलिए हम बिलियन के वाष्प दाब को PS से दिखा देते हैं और विलायक के वाष्प दाब को दिखा देते हैं हम P0 से। एक बार फिर से सुनिएगा, शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक, इसी समझ में आ गया। विलयन का अब ध्यान से सुनिएगा, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से, ये विलायक है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होगा उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब से जितना कम होगा उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, जितना कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो देखिए मैं एक मैथमेटिकल कुछ वैल्यू लेकर आपको समझा देता हूँ। मैथमेटिकल वैल्यू लेकर मान लीजिए कि वाष्प दाब जो है किसका, विलायक का वाष्प दाब वो है 10 मेगापास, 10 है, चलो ठीक, जो वाष्प दाब वो कितना है, 10 है, ठीक, एटमॉस्फेरिक। और जो विलयन का वाष्प दाब है वो कितना है, वो हम मान लेते हैं 6 है। अब हम पूछे यहाँ पे कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है, तो आपने कहा है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होगा। तो बताओ जो विलयन का वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब से कितना कम है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कितना कम है, 4। कितना कम है, 4। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन है वो क्या है, 4 है। क्या है वो, 4 है। यानी कि वाष्प दाब में अवनमन की बात किया जाए तो P0 माइनस PS क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी मैं कहूँ कि अगर विलायक का वाष्प दाब 15 है, विलायक का वाष्प दाब 15 है और विलयन का वाष्प दाब 10 है, मैं पूछूं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, तो आपको मालूम है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होता है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ये मैं आपको परिभाषा को समझाने के लिए हल्का से मैं से न्यूमेरिकल वैल्यू का सहारा ले रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ। उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम है यहाँ पे, 5। तो इसका मतलब परिभाषा जो हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने परिभाषा के बारे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आई कि नहीं आई है। तो अब लाइन चेंज करके लिख लीजिए। अब हम जो लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन क्या है। आपने अभी तक कहाँ तक लिखा, चलो बताओ तो। वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। अभी नहीं लिखा ना, जो मैंने समझाया अभी कुछ नहीं लिखा गया है ना, लाइन चेंज करके लिखो। जब किसी शुद्ध विलायक में, लाइन चेंज करके लिखो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब
विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक हो गया। एक बार फिर समझ लो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक, जो लिखे वही सही है, यही चीज लिखे हो ना, कम हो जाता है, ये चीजें हैं। अब लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होता है उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से जितना कम होता है उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में भी आ गई होंगी, आई कि नहीं आ गई है? हाँ आएंगी, जरूर आएंगी। लाइन चेंज करके लिखो, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, ये देखो P0 जो मैं लिखा था, माना किसी विलायक का, माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से, तथा उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तथा उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS है, PS है, PS है, PS है। तो लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके क्या लिखना है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या लिखना है। तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS, यही होगा ना। अब P0 क्या है, P0 क्या है, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब PS क्या है, ये है विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS। चलो लिखो, वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS। ठीक है, अब करो, उसके बाद फिर खत्म करो। हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। अब एक आता है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या आता है, एक अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखो क्या है, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि वाष्प दाब में अवनमन बटे, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन अपान विलायक का
वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब का जो अनुपात होता है ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अरे अच्छा बनाना, अपेक्षिक लिख लो आप लोग, मन भी नहीं पा रहा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक। ये क्या होता है? ये होता है वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अभी इसको मत लिखना, अभी ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है? अभी मत लिखो, अब मैं बोलूंगा, अब लिखो। इतना लिख लिए ना, इसके बाद लिखें आप, इसके बाद लिखें, लाइन चेंज करके लिखें। इसके बाद वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आप इस फॉर्मूले से आराम से परिभाषा बता सकते हैं, कहते हैं। तो लिख लीजिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS। एक मिनट में आ रहा हूँ, P0 माइनस PS। ठीक है फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे।